हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के सभी पीवाईक्यूज जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, राइट। एंड आपको क्या करना है, हर बार की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करिए एंड उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, तो निश्चित तौर पे आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। तो चलिए जनाब, फिलहाल के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। जनाब शेप एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाइए केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा शेप एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड। वो वीडियो आपको देखना ही देखना है हर हालत में, क्योंकि जनाब 60 to 70% क्वेश्चन शेप एंड ज्योमेट्री से ही पूछे जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो आप उस वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पे उस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो फिलहाल के लिए हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए जनाब हमें 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर चाहिए, जिसमें ये दोनों प्रेजेंट होंगे, वही होने वाला है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीसीज दी हुई हैं उनमें हम चेक करेंगे कि किसमें 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर होने वाला है, जिसमें ये होगा वही जनाब स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर रखेंगे। चलिए जनाब देखते हैं PF5 को। PF5 यानी कि फास्फोरस, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 1 2 3 4 5। हमने पांचों इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब हम फ्लोरीन के 5 एटम, तो उनकी हम बॉन्डिंग करेंगे इस तरीके से। पांचों फ्लोरीन जनाब यहाँ पर आ जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पांचों सिग्मा हैं, बट यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। 5 सिग्मा एंड कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जनाब इसका स्ट्रक्चर होने वाला है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। TBP हम लिखते हैं फिलहाल के लिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट हमें क्या चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल। तो निश्चित तौर पे जनाब ये वाला हमारे आंसर में काउंट नहीं होने वाला, राइट। अब हम बात करेंगे BrF4 माइनस की। BrF4 माइनस को चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ब्रोमीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। यहाँ पर माइनस है तो 8 हो जाएंगे, तो हमें बेसिकली 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने चाहिए। 6 7 8, राइट, आई थिंक यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर लिए। एंड 4 फ्लोरीन की बॉन्डिंग करनी है, जनाब ये हो जाएंगे चारों फ्लोरीन। तो अभी आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर होने वाले हैं। एक लोन पेयर ये हो जाएगा एंड एक लोन पेयर ये हो जाएगा, राइट। तो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो निश्चित तौर पे जनाब ये होने वाला है स्क्वायर प्लेनर, ये होगा स्क्वायर प्लेनर। बट हमको क्या चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल। तो निश्चित तौर पे जनाब ये वाला भी हमारे आंसर में नहीं होने वाला। हमारे आंसर में सिर्फ वही होगा जिसके पास 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर होने वाला है, राइट। तो फिलहाल के लिए हम IF5 को देखते हैं। IF5 में क्या होता है, इसके पास जनाब होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। आयोडीन है ना, आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग भी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो जनाब 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, राइट। और यही तो हमको चाहिए था, 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर के केस में ही होने वाला है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो यस जनाब, मिल गया हमको जो हमको चाहिए था, यानी कि IF5 हमारे आंसर में काउंट होने वाला है। बट अभी हम आगे भी देखते हैं BrF5 में भी जनाब यही होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्रोमीन में, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड 5 फ्लोरीन बॉन्डिंग कर लेंगे एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। तो निश्चित तौर पर जनाब BrF5 भी हमारे आंसर में काउंट होने वाला है। IF5 एंड BrF5 सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको बार बार ड्रॉ नहीं करना चाहते। अभी हम बात करेंगे XeOF4 की। ओके, तो इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं साइड में, XeOF4। तो जेनॉन में जनाब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 8। वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ऑक्सीजन जनाब 2 के साथ बॉन्डिंग करता है, तो जनाब ये हो जाएगी ऑक्सीजन की बॉन्डिंग एंड F4, 1 2 3 4, ये जनाब फ्लोरीन हो जाएंगे। चलिए जनाब लिख ही देते हैं फ्लोरीन। तो ये चारों सिग्मा हो जाएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना है, फ्लोरीन के चारों सिग्मा हो जाएंगे एंड ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा सिग्मा एंड 1 हो जाएगा पाई। बट हमको चाहिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिग्मा, तो 4 सिग्मा फ्लोरीन के एंड 1 सिग्मा ऑक्सीजन का। तो निश्चित तौर पे जनाब 5 सिग्मा मिल जाएंगे, जो कि हमको यहाँ पर चाहिए था। एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। तो निश्चित तौर पे जनाब जो हमको चाहिए था वो मिल चुका है, 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर। तो निश्चित तौर पे स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर ही होने वाला है। तो यस, XeF4 भी हमारे
आंसर में काउंट होने वाला है। बहुत ही आसानी से हमने इन 3 ऑप्शंस को पता कर लिया। एंड नाउ ICl4-, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट है निगेटिव, तो निश्चित तौर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे। चलिए जनाब यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो जनाब आयोडीन के हो गए एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर माइनस की वजह से लग जाएगा। 4 क्लोरीन, तो चलिए जनाब 4 क्लोरीन, 4 सिग्मा है तो निश्चित तौर पे अभी से हम इसको कट कर देते हैं। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर नहीं, हमको 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर चाहिए, तो ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होने वाला। तो जनाब 1 2 3 3 होगा यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर। तो जनाब 3 हम लिखेंगे ग्रीन पेन से। यहाँ पर अगर आपको 3 लिख देते आप तो निश्चित तौर पे आपको 4 नंबर मिल जाते, क्योंकि 3 ही स्पीसीज ऐसी हैं जिसके पास स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होने वाला है। बाकी सभी में स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। PF5 जनाब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होने वाला है, क्योंकि जनाब यहाँ पर 5 0 यानी कि 5 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर थे। एंड BrF4 निगेटिव के केस में जनाब स्क्वायर प्लेनर होने वाला है। एंड इन तीनों में स्क्वायर पिरामिडल, लास्ट में क्या होगा वो आपको ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जनाब 5 सिग्मा 1 लोन पेयर हमको चाहिए था स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर के लिए। तो यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है एंड अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को करते हुए जाना है। 1-2 कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं पे बेसिस आपके सभी क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर शेप। बहुत ही ध्यान से जनाब इसको अंडरलाइन ही कर लीजिए। स्क्वायर प्लेनर शेप के लिए जनाब हमको क्या चाहिए? 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर चाहिए हमको स्क्वायर प्लेनर शेप के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, राइट, वहीं पे होने वाला है स्क्वायर प्लेनर शेप। तो यहाँ पर जितनी भी स्पीसीज हमको दी हुई हैं, हमको पता करना है कि किसमें 4 बॉन्ड पेयर या फिर बोले हम 4 सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा लिख देते हैं, एंड 2 लोन पेयर। राइट, 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर जिसमें भी होगा वो सभी स्क्वायर प्लेनर शेप रखने वाली हैं। राइट, आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब हम 1 बाय 1 सभी को चेक कर लेंगे। तो उसके लिए जनाब हमको स्पेस चाहिए, तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं। चलिए जनाब अभी हम 1 बाय 1 स्पीसीज को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि इसमें 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर होने वाला है। जिसमें भी 4 सिग्मा 2 लोन पेयर होंगे वही होने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर शेप, यानी कि उन्हीं को हम काउंट करेंगे। राइट, तो बेसिकली हमको 1 बाय 1 सभी स्पीसीज को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं XeF4 यानी कि जेनॉन, यानी कि जनाब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जेनॉन में, आउटर मोस्ट सेल में की हम बात कर रहे हैं। राइट, XeF4, तो निश्चित तौर पर जनाब 4 फ्लोरीन 4 सिग्मा यहाँ पे हो जाएंगे इस तरीके से। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ लास्ट टाइम हम लिख रहे हैं। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, जनाब 1 लोन पेयर ये हो जाएगा एंड 1 लोन पेयर ये हो जाएगा। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर निश्चित तौर पर जनाब यही होने वाला है स्क्वायर प्लेनर शेप। यस, इसको हम काउंट करेंगे। अभी के लिए रुक जाइए, आगे हम काउंटिंग करके लिखेंगे। SF4 की अगर हम बात करें तो जनाब सल्फर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल की हम बात कर रहे हैं। राइट, सल्फर 1 2 3 4 5 6, राइट, एंड 4 फ्लोरीन जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर होगा 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। हमको चाहिए 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो जनाब ये स्क्वायर प्लेनर शेप का नहीं होगा। अगर स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा तो फिर कौन से शेप का होगा? ये जनाब होने वाला है सीशॉ शेप का। अगर आपको शेप एंड ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो जनाब जाइए हमारे उस वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पे आपको हर एक डाउट का आंसर मिलने वाला है। फिलहाल के लिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। SF4 ये जनाब 4 सिग्मा 1 लोन पेयर की वजह से हो जाने वाला है सीशा शेप। SiF4 की अगर हम बात करें तो जनाब सिलिकॉन, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो चारों के चारों फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे तो जनाब यहाँ पर तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर है। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर के केस में जनाब होने वाला है टेट्राहेड्रल, ना कि स्क्वायर प्लेनर। राइट, तो इसको भी हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अभी हम बात करेंगे BF4- की। बोरॉन की आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर आपको माइनस दिखाई दे रहा होगा, तो निश्चित तौर पे जनाब 4 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। चलिए हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड अब हम ड्रॉ करेंगे 4 फ्लोरीन, यानी कि ये चारों फ्लोरीन यहाँ से जुड़ जाएंगी। तो निश्चित तौर पर जनाब ये भी टेट्राहेड्रल ही होने वाला है। राइट, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो ये भी हम नहीं लिखेंगे। एंड BrF4-, जनाब बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। BrF4-, यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर आपको एक निगेटिव भी देखने को मिलेगा, तो हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए जनाब यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेते हैं। 4 5 6 7 8, ये जनाब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन एंड 4 फ्लोरीन 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन यानी कि 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, एंड यही तुमको चाहिए था
4 सिग्मा 2 लोन पेयर। यस, BrF4 निगेटिव हमारे आंसर में काउंट होने वाला है, क्योंकि जनाब 4 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में होने वाला है स्क्वायर प्लेनर शेप, राइट। अभी बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 स्पीसीज, इनको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये जनाब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। तो जनाब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होने वाला है इन तीनों स्पीसीज में, राइट। NH3 होल 4 Cl4 Cl4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉन्सेप्ट ही लगने वाला है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जनाब 2 तरह का शेप होता है। DsP2 के केस में जनाब होने वाला है स्क्वायर प्लेनर, जो कि हमको यहाँ पर चाहिए। DsP2 के केस में जनाब होगा स्क्वायर प्लेनर, एंड sp3 के केस में जनाब होने वाला है टेट्राहेड्रल, राइट, जो कि हमको यहाँ पर नहीं चाहिए। तो इन तीनों में हमको चेक करना है किसमें DsP2 है। जिसमें DsP2 होगा वही स्क्वायर प्लेनर शेप रखेगा, एंड उसी को हम अपने आंसर में काउंट करेंगे, राइट। हमारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब चलिए आते हैं अपनी स्पीसीज में। यहाँ पर जनाब होने वाला है Cu2+, कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा जनाब, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, वो होने वाला है 3D8। कैसे होगा, इसके लिए आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, राइट। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाला है 3D8। तो जनाब आगे हम कैसे करेंगे, चलिए जनाब यहाँ पर हम d ऑर्बिटल बना ही लेते हैं, 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर 5 बॉक्स बन चुके हैं। अब हम कैसे फिलिंग करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि NH3 जनाब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवा देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन जनाब यहाँ पर फिल हो जाएंगे। एंड जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें जनाब जाएगा एक NH3, राइट। एंड चलिए हम आगे भी बना ही देते हैं। ये जनाब हो जाएंगे P के ऑर्बिटल्स, एक NH3 जाएगा इसमें, एंड एक NH3 इन दोनों में जाने वाला है, यानी कि P ऑर्बिटल में जाएंगे 2 NH3, एक जाएगा S ऑर्बिटल में, एक जाएगा D ऑर्बिटल में। तो क्या होने वाला है DsP2, राइट, बहुत ध्यान से देखिएगा, DsP2। तो निश्चित तौर पर जनाब CuNH3 होल 4 2+ होने वाला है DsP2, यानी कि यही होगा स्क्वायर प्लेनर, यानी कि हम इसको अपने आंसर में काउंट करेंगे, राइट। क्रिस्टल क्लियर, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट रहिए, आपको सभी आंसर क्रैक करते हुए मिल जाएंगे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं FeCl4 निगेटिव पे। चलिए जनाब इसी को हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। Fe2+, यहाँ पर भी जनाब Fe2+ होगा। Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 3D6, राइट, 3D6। तो निश्चित तौर पर जनाब यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे, क्लोरीन यानी कि हेलोजन के केस में जनाब क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो निश्चित तौर पे जनाब इन 5 में ही आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है हम क्या बता रहे हैं तो जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही जल्दी से हम बताना चाहेंगे। हेलोजन है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। तो जनाब फिलिंग कैसे होने वाली, 6 इलेक्ट्रॉन्स की, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो जनाब जो क्लोरीन है, चारों क्लोरीन sp3 में ऐड होने वाले हैं। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं DsP2 में ऐड हुए हैं NH3, तो यहाँ पर क्लोरीन आगे जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जनाब होने वाला है टेट्राहेड्रल, जो हमको नहीं चाहिए। तो जनाब ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित तौर पे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो जाकर पढ़िए, निश्चित तौर पे आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी, राइट। अभी हम बात करते हैं PtCl4 निगेटिव। जैसे ही आपने देखा प्लेटिनम, तो निश्चित तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे हेलोजन हो या फिर कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करने वाला है, क्योंकि जो भी आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के लिए होती है। एंड जनाब प्लेटिनम 3D सीरीज का नहीं है, तो निश्चित तौर पे जनाब ये होने वाला है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की केस में जनाब पेयरिंग हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे DsP2 ही होने वाला है, राइट। आप करके देख सकते हैं जनाब, ये भी DsP2 हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा स्क्वायर प्लेनर शेप। तो जनाब स्क्वायर प्लेनर शेप कितने के पास है, आप काउंटिंग करिए। हम अपना ग्रीन पेन लेकर आते हैं आंसर लिखने के लिए, 1 2 3 एंड 4, यानी कि जनाब XeF4 BrF4 माइनस CuNH3 होल 4 2+ PtCl4 2 माइनस, इन चारों के पास ही होने वाला है, इन चारों का ही शेप होने वाला है स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो निश्चित तौर पे जनाब 4 इसका सही आंसर होने वाला है। अगर आप 4 लिख देते तो निश्चित तौर पे आपको 4 नंबर मिल जाते। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
इन एन आइस क्रिस्टल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली हमें सबसे पहले इसको रफ करना चाहिए ताकि हमें स्पेस मिल सके। एंड यस, अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस बना लिया है, तो निश्चित तौर पे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन एन आइस क्रिस्टल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड यानी कि जनाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन एंड फोन के बीच में। अब ये फोन क्या है जनाब? ये हो गया हाइड्रोजन। फोन का मतलब है जनाब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जनाब हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी जनाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है, राइट। आप बेसिकली इसको याद कर सकते हैं फोन के तरीके से, एफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। तो बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, राइट। तो बहुत ही ध्यान से हमको सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है। जनाब ये हो जाने वाला है वाटर का मॉलिक्यूल, राइट। तो फिलहाल हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमको अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था। एंड जनाब जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके पास होते हैं 2 लोन पेयर। कैसे होते हैं ये आपको बताने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, बट फिर भी चलिए हम बता ही देते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन जनाब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे एंड 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे, राइट। बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। और जनाब इस ऑक्सीजन पे जो आपको 2 लोन पेयर दिखाई पड़ रहे हैं वो दोनों लोन पेयर वाटर मॉलिक्यूल के अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं बहुत ही ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल जनाब यहाँ पर आप वाटर का एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर ही लीजिए, ये हो जाएगा एंड ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। एंड इसी तरीके से जनाब यहाँ पर भी वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा, वो भी हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेगा। तो जनाब 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल हमको मिल चुके हैं वाटर के, राइट। एंड यहाँ पर भी इसी तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर भी बॉन्डिंग कर लेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर भी बॉन्डिंग कर लेगा। तो निश्चित तौर पे जनाब इसका आंसर होने वाला है 4। कैसे होगा वो आपने देख लिया। ये दोनों लोन पेयर अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे एंड ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो निश्चित तौर पे जनाब एक वाटर का मॉलिक्यूल अपने 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो निश्चित तौर पे जनाब इसका आंसर होने वाला है 4, राइट। यही तो हमसे पूछा गया था। ईच वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि जनाब वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जनाब इसका आंसर होने वाला है 4, राइट। अभी हम जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो जनाब आ ही गया आखिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। थोड़े से ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ध्यान से इनको करना होता है। चलिए जनाब पढ़ते हैं। असर्शन ब्यूटेन 1 ओल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सी इथेन। जनाब ब्यूटेन 1 ओल का जैसे ही आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए जनाब ड्रॉ ही कर लेते हैं। ब्यूटेन 1 ओल यानी कि ब्यूटेन के लिए जनाब 4 कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन 1 ओल यानी कि जनाब यहाँ पर OH होने वाला है, राइट। ब्यूटेन 1 ओल का ये जनाब हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड जैसे ही आपको OH ग्रुप दिखा तो निश्चित तौर पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्यूटेन 1 ओल में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जनाब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जनाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स को रखती है। स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी इसका मतलब ये होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है, राइट। तो ब्यूटेन 1 ओल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट इथॉक्सी इथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर जनाब होगा वैन डर वाल्स फोर्स, राइट। वैन डर वाल्स फोर्स काफ़ी वीक है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैन डर वाल्स फोर्स जनाब होता है काफ़ी वीक इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो निश्चित तौर पे जनाब ब्यूटेन 1 ओल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है इथॉक्सी इथेन से। तो यस असर्शन हमारा हो जाएगा सही। इसमें कुछ भी टफ नहीं था, जैसा कि हम मानते हैं कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी हम रीजन को पढ़ेंगे। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही जनाब रीजन भी है एंड ये लाइन भी सही है, इसका रीजन भी सही है। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 2 ही सही होने वाला है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। जनाब ये क्वेश्चन तो आसान ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको हम मानेंगे। आयनिक बॉन्ड के कोवैलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। वही हमको यहाँ पर बताना है। चलिए जनाब ए को देखते हैं, यानी कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो जनाब एक बात आपको पता होनी चाहिए, यदि नहीं पता है तो बहुत ही ध्यान से सुनिए।
कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा होगा एनायन का डिस्टॉर्शन, एंड जिसकी वजह से बॉन्ड का कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होने वाला है। बहुत ही ध्यान से सुनिए, हम एक बार और रिपीट करते हैं। कैटायन का पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा होने वाला है एनायन का डिस्टॉर्शन, एंड जिसकी वजह से बॉन्ड का कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होने वाला है। तो यस, ये हमारे ऑप्शन में काउंट होने वाला है, राइट। ए ऑप्शन सही होने वाला है। इसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर के परसेंटेज पर इफेक्ट पड़ेगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन। चलिए जनाब इसको समझते हैं। एनायन जितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा शिफ्ट करेगी कैटायन की तरफ, राइट। एंड इस तरीके से इसका भी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो निश्चित तौर पे जनाब ये भी सही होने वाला है, राइट। एक बार आप फिर से बहुत ही ध्यान से सुनिए। एनायन जितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगी कैटायन की तरफ, एंड इस तरीके से इसका भी कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन। तो जनाब एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये डिस्टॉर्टेड भी होगा, एंड इसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, राइट। पोलराइजेबिलिटी एनायन की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये डिस्टॉर्टेड होगा, एंड इसका कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जनाब ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर सही होगा। एंड जब आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, तो जनाब ये हो जाएगा गलत। पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन नहीं जनाब, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होना चाहिए, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। जनाब ए बी सी ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। यहाँ पर जो हमें 4 फैक्टर दिखाए गए हैं, यहाँ से 4 नहीं बल्कि 3 सही होने वाले हैं। तो जनाब चलिए हम 3 ही लिख देते हैं, 3, राइट। यहाँ पर इन तीनों की वजह से ही परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर पर इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट। इस क्वेश्चन को बेसिकली आपको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग कैरिंग अ सिंगल लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सिंगल लोन पेयर, तो बेसिकली जितनी भी स्पीसीज यहाँ पर दी हुई हैं आपको देखना है कि सेंट्रल एटम पर किसमें एक ही लोन पेयर है, राइट। सेंट्रल एटम पर कहाँ पर एक लोन पेयर है, एंड जनाब सभी जेनॉन ही हैं बेसिकली। चलिए जनाब ड्रॉ कर ही लेते हैं 1 by 1 XeF5 प्लस। जनाब जेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, पर यहाँ पर है प्लस, तो निश्चित तौर पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो हम ड्रॉ करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। Xe में 8 होते हैं, बट यहाँ पर प्लस है जिसकी वजह से 7 होने वाले हैं। 5 हो जाएंगे F5, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन जनाब फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो चुके हैं। तो यस, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर जो हमको चाहिए था वो मिल चुका है। यस, XeF5 प्लस हमारे आंसर में काउंट होगा। बहुत ही ध्यान से 1 by 1 करते जाना है, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। एंड अब हम बात करेंगे XeO3 की। XeO3 यानी कि जेनॉन के पास जनाब होते हैं 8। चलिए हम ड्रॉ कर ही लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करें। 4 4 8। एंड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जनाब 2 के साथ बॉन्डिंग करता है। तो यस, 1 2 1 2 1 2, यहाँ पर जनाब एक ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। तो निश्चित तौर पे एक लोन पेयर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। यस, XeO3 को भी हम टिक कर देंगे। एंड अभी हम बात करेंगे XeO2F2 की। ओके, XeO2F2, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर ही लेते हैं। ये हो गया जनाब हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। O2 यानी कि जनाब ये 4, एंड यस 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्डिंग कर लेंगे। तो यस यहाँ पर हो जाएगा F2, एंड F2 के लिए हम ये बना देंगे। एंड जनाब यहाँ पर भी हमको एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल चुका है। तो यस, XeO2F2 भी होने वाला है। अभी तक तो जनाब तीनों मिल चुके हैं। XeF5 निगेटिव, जेनॉन के पास जनाब ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निगेटिव है। तो निश्चित तौर पर जनाब यहाँ पर हमें 9 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ पर करते हैं 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के, एंड एक हो जाएगा निगेटिव की वजह से। 5 फ्लोरीन, तो यस 1 2 3 4 5, 5 फ्लोरीन। तो यहाँ पर तो जनाब हो गए 2 लोन पेयर। नहीं, 2 लोन पेयर हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1 लोन पेयर। तो जनाब फाइनली हमारा पहला वाला स्पीसीज मिल चुका है जो 1 लोन पेयर नहीं रखता है। ओके, अब बात करेंगे XeO3F2 की। XeO3F2 ये जनाब रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। O3 यानी कि जनाब 3 ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड हो जाएंगे, एंड 2 फ्लोरीन। यहाँ पर तो जनाब कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। तो यस, ये भी नहीं होगा, 0 लोन पेयर नहीं जनाब, हमको 1 लोन पेयर तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। XeOF4, यहाँ पर जनाब आपको 1 लोन पेयर मिल जाएगा।
कैसे मिलेगा ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीजन है तो यस एक ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 फ्लोरीन 1 2 3 4 4 फ्लोरीन एंड 1 लोन पेयर आपको मिल जाएगा, राइट। XeOF4 में जनाब एक लोन पेयर आपको मिल जाएगा। XeF4 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जनाब आपको 2 लोन पेयर मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं चलिए फटाफट देख ही लेते हैं। 1 2 3 4 4 फ्लोरीन हो जाएंगे एंड ये 2 लोन पेयर आपको मिल जाएंगे, बट आपको चाहिए था 1 लोन पेयर, तो यस ये भी हमारे आंसर में नहीं होने वाला। तो जनाब कौन कौन से हमारे आंसर में काउंट होने वाले हैं, XeF5 प्लस XeO3 XeO2F2 ये 3 हो जाएंगे एंड 4, राइट। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 लिखना था, यहाँ पर हमको 4 नंबर पाने के लिए। तो बेसिकली आपको इन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट आते होंगे तो निश्चित तौर पे आप 1-2 मिनट के अंदर ये सभी क्वेश्चंस को क्रैक कर देंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए हम फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स हैविंग बोथ कंपाउंड्स विद नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको चाहिए स्पेस, तो उसके लिए हम इरेजर का यूज करेंगे। तो यस जनाब हमने अपना स्पेस जनरेट कर लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। डाइपोल मोमेंट जनाब होता है वेक्टर सम, बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर सम जो होता है उसी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो बेसिकली आपको एक डिफिनेशन याद होनी चाहिए, डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ बॉन्ड मोमेंट्स, राइट, वेक्टर सम। एंड यहां पर हमसे कहा गया है नॉन जीरो, नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, यानी कि जहां पर बॉन्ड मोमेंट कैंसिल ना हो, जहां पर बॉन्ड मोमेंट कैंसिल नहीं होगा तो निश्चित तौर पे जनाब नॉन जीरो ही मिलने वाला है। अब हमें इन चारों ऑप्शन को देखना है, यहाँ पर देखना है हमको किसमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, यानी कि किसमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होने वाला, राइट। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे एंड इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर भी बना ही लेते हैं, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो जनाब ये हो जाएगी बेंजीन, यस 1,4 डाइक्लोरो, यानी कि 1 क्लोरो यहाँ पर हो जाएगा, 4 नंबर पे यहाँ पर क्लोरीन होने वाला है, 1 2 3 4, तो यस यहाँ पर तो जनाब नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, बट 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, जैसे ही आप 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जनाब 3 यानी कि यहाँ पर क्लोरीन होगी, तो यस इसका बॉन्ड मोमेंट कैंसिल नहीं होने वाला, तो निश्चित तौर पे ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। तो यस यहाँ पर जनाब नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि जनाब बॉन्ड मोमेंट कैंसिल नहीं होंगे, तो यस ये हमारा आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि जनाब हमें यहाँ पर दोनों ही नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये नहीं मिलेगा, एंड जैसे ही आप ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे जनाब इन दोनों में ही बॉन्ड मोमेंट कैंसिल नहीं होने वाले, राइट। तो चलिए हम स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं। CH2Cl2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके लिए हम थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करेंगे। Cl2 जनाब ऐसे होगा एंड H जनाब एक होगा बिलो द प्लेन एंड एक होगा एबो द प्लेन, राइट। एंड यहाँ पर कोई भी बॉन्ड मोमेंट कैंसिल नहीं होने वाला, तो यहाँ पर जनाब नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो होने ही वाला है, राइट। CH2Cl2 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, CH2Cl2। अब हम बात करेंगे CHCl3 की, जनाब CHCl3 की अगर हम बात करेंगे तो जनाब यहाँ पर इस तरीके से क्लोरीन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम H मान लेते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कोई भी बॉन्ड मोमेंट कैंसिल नहीं होने वाला, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, तो यस यही हमारा सही आंसर होने वाला है, राइट। इन दोनों में ही डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होने ही वाला है, यानी कि जीरो नहीं होगा, तो यस हमारा यही आंसर सही होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जनाब बहुत ही ध्यान से देखिए, तो जनाब जैसे ही आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे आप पाएंगे कि NaO2 ये होता है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जनाब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। दिस इज वेरी वेरी रिएक्टिव। NaO2 जनाब हाईली रिएक्टिव होता है, तो निश्चित तौर पर जनाब ये नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यस हमसे पूछा गया था डज नॉट एग्जिस्ट, जनाब NaO2 ही है जो एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा टफ साइड पे जा सकता है, आपको इसे याद करना होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ बेंट शेप्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। बेंट शेप के लिए जनाब आपके पास 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर या फिर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होने चाहिए, तभी वो स्ट्रक्चर बेंट शेप का होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, बेंट शेप के लिए आपके पास 2 सिग्मा 1 लोन पेयर या फिर 2 सिग्मा
2 लोन पेयर होने चाहिए। ऐसा आपने हमारे रिवीजन में देखा होगा, आप जाइए शेप एंड ज्योमेट्री का उस वीडियो को देखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप उस वीडियो को देख लेते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेंट शेप के लिए हमें 2 सिग्मा 1 लोन पेयर या फिर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर चाहिए, राइट। तो फिलहाल हम 1 बाई 1 चेक करते हैं। N3 माइनस का स्ट्रक्चर जनाब बहुत ही आसान है, इस तरीके से होता है N3 निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो यस, तो ये तो जनाब हो जाएगा लीनियर, तो ये हमारे आंसर में नहीं होने वाला क्योंकि हमको क्या चाहिए, बेंट शेप चाहिए, एंड ये है लीनियर, तो ये हमारे आंसर में नहीं होगा। अब हम बात करेंगे NO2 निगेटिव की। नाइट्रोजन के पास जनाब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास जनाब होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर आपको एक निगेटिव देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे 1 इलेक्ट्रॉन हमें और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 6 6 इलेक्ट्रॉन हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे। 2 ऑक्सीजन यानी कि 1 2 1 2, ये 2 ऑक्सीजन बॉन्डिंग में हो जाएंगे एंड 1 लोन पेयर आपको नजर आ जाएगा। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्योंकि जनाब एक ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, तो जनाब एक होगा सिग्मा एक होगा पाई। जनाब 2 ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा 2 पाई होंगे, हमको चाहिए सिग्मा। 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, यानी कि जनाब ये होने वाला है बेंट शेप का। यस, अभी के लिए हम इसको टिक कर देते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे I3 निगेटिव की। I3 निगेटिव यानी कि आयोडीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव है तो जनाब हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर लिए। I3 निगेटिव यानी कि अभी भी हमारे पास 2 आयोडीन है, तो यस 1 2 2 आयोडीन यहाँ पर आप बॉन्डिंग कर देंगे, तो जनाब ये हो जाएगा 2 सिग्मा एंड 1 2 3, यानी कि 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। हमें क्या चाहिए, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, बट यहाँ पर क्या हमको मिला है 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। तो निश्चित तौर पर जनाब ये बेंट शेप नहीं होने वाला, बट 2 सिग्मा 3 लोन पेयर के केस में जनाब होता है लीनियर शेप। ये बात अगर आपको पता होगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर के केस में जनाब होता है लीनियर, तो I3 निगेटिव जनाब हो जाएगा लीनियर। तो यस, ये भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होने वाला, जैसा कि आप जानते हैं कि हमको बेंट शेप चाहिए। बट I3 निगेटिव का यदि आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो जनाब यहाँ पर देख ही लीजिए। I3 निगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर जनाब लोन पेयर होने वाले हैं, यहाँ पर भी जनाब 1 लोन पेयर, यहाँ पर जनाब 1 लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर आपको दिख जाएंगे एंड 2 सिग्मा आपको दिख जाएंगे, राइट। एंड साथ में जनाब आपको एक यहाँ पर निगेटिव भी देखने को मिलेगा। बेसिकली यदि आपको स्ट्रक्चर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, निश्चित तौर पे आप सभी क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। O3, ये तो आपने देखा ही होगा, ये होता है बेंट शेप का, राइट, ये आपने कई बार देखा भी होगा। O3 बेंट शेप का होता है, कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर जनाब आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से जनाब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ते हैं, यहाँ पर जनाब हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, राइट, ये होता है O3 यानी कि ओजोन का स्ट्रक्चर। तो यस, ये तो बेंट शेप आपको देखने में ही लग रहा है। SO2 की अगर हम बात करें जनाब, SO2 के पास इस तरीके से होने वाला है। सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो लोन पेयर आप देख पा रहे हैं, इसी लोन पेयर की वजह से ये दोनों ऑक्सीजन थोड़े से बेंट शेप में हो जाते हैं। तो यस, SO2 भी हमारे आंसर में काउंट होगा। तो जनाब कितने स्पीसीज बेंट शेप की हैं, NO2 निगेटिव, O3 एंड SO2, ये तीनों बेंट शेप रखती हैं। तो यस, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, राइट। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन शेप एंड ज्योमेट्री पर ही हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत है नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़िए, निश्चित तौर पे आप बेहद ही अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, राइट। तो चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द इंटर हेलोजन IF5 एंड IF7। बेहद ही आसान हो गया ये क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, द सम ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। ओके, सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उनको एडिशन हमको यहाँ पर लिखना है। तो जनाब IF5 एंड IF7 का स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट आता है। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास हैं। 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन में 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो चुके हैं, 1 लोन पेयर बच गया जनाब, राइट। एंड जब आप बात करेंगे IF7 की, तो जनाब 7 फ्लोरीन बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे एंड वहां पर आपको कोई भी लोन पेयर नहीं मिलने वाला, राइट। यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पर फटाफट देख ही लीजिए।
7 इलेक्ट्रॉन। तो जनाब ये इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 सातों फ्लोरीन के साथ बिजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी लोन पेयर आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आपको एक लोन पेयर मिलेगा। 1 + 0 = 1, राइट। इतनी आसान सी कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी। यदि नहीं आती है तो जनाब कोचिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। 1 + 0 = 1 जनाब। यस, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे क्योंकि हमसे पूछा गया था द सम ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम, राइट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। 10 क्वेश्चन हमने किए, उसमें से ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था। एंड यस, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी जनाब लोन पेयर से ही हम इस क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही ध्यान से लाइन को पढ़िए। यहाँ पर हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आपको कहीं पर भी सेंट्रल एटम लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। सेंट्रल एटम नहीं, यहाँ पर हमसे पूरे मॉलिक्यूल के लोन पेयर्स पूछे गए हैं। मॉलिक्यूल्स पर लोन पेयर पूछे गए हैं तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, राइट। तो जनाब H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत ही आसान होता है। अभी तक आपने हजारों बार बनाया होगा। चलिए जनाब एक बार और बना लेते हैं। ये हो जाएगा H2O का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास जनाब होते हैं 2 लोन पेयर एंड हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होते हैं। तो यस, 2 लोन पेयर हमको चाहिए थे, तो यहाँ पर हमारे H2O में 2 लोन पेयर होते हैं। अभी के लिए हम इसको टिक कर देते हैं, राइट। अब बात करेंगे हम N2 की। N2 का स्ट्रक्चर जनाब कैसा होता है? N2 जनाब बेहद ही सिंपल ऐसे होता है। एंड नाइट्रोजन के पास यहाँ पर जनाब 1 लोन पेयर होगा एंड यहाँ पर भी 1 लोन पेयर होगा। तो यस, N2 में भी 2 लोन पेयर होने वाले हैं। और अब हम बात करेंगे CO की। CO यानी कि कार्बोनिल। तो जनाब CO का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसके लिए आप यहाँ पर देखिए CO जनाब 1 लोन पेयर यहाँ पर होगा, 1 लोन पेयर यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। कार्बन पे माइनस हो जाएगा एंड ऑक्सीजन पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर आप 3 बॉन्ड बना रहे हैं। जनाब 1 लोन पेयर यहाँ पर हो जाएगा, 1 लोन पेयर यहाँ पर हो जाएगा। तो यस, 2 लोन पेयर इसमें भी मिल जाएंगे। जनाब ये भी हमारे आंसर में हो जाएगा। बहुत ही, अभी तक हमने 3 स्पीसीज चेक की एंड तीनों में ही 2 लोन पेयर हैं, राइट। एंड अब हम बात करेंगे XeF4 की। बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने सेंट्रल एटम की बात नहीं की है, राइट। यहाँ पर हमने पूरे मॉलिक्यूल्स के लोन पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। XeF4 जेनॉन के पास जनाब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितनी बार बताएं आपको? अभी तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। F4 यानी कि 4 फ्लोरीन बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे, 4 फ्लोरीन बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे एंड यहाँ पर आपको 2 लोन पेयर मिल जाएंगे। एंड जैसे ही आपने देखा 2 लोन पेयर मिल जाएंगे, आपने फटाक से इसको भी टिक कर दिया। एंड जैसे ही आप इसको टिक करेंगे आप -1 खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे सेंट्रल एटम नहीं पूछा गया था, आपसे पूरे मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है। इसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं चलेगा, राइट। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ही बनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमने आपसे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा था कि आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए। तो चलिए जनाब XeF4 का स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं। इस तरीके से होगा XeF4 का स्ट्रक्चर। यहाँ पर F F F F, राइट। 2 लोन पेयर जेनॉन पे होंगे ही होंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएंगे। एंड अब हम बात करेंगे फ्लोरीन की। चलिए जनाब थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी रहे। फ्लोरीन के पास जनाब होंगे 3 लोन पेयर, राइट। 3 लोन पेयर होने वाले हैं फ्लोरीन के पास। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। क्यों होंगे? क्योंकि जनाब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी है, तो निश्चित तौर पे 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से जनाब इस फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर एंड इसके पास भी 3 लोन पेयर। जनाब 12 लोन पेयर जनाब फ्लोरीन के पास होंगे एंड 2 लोन पेयर होने वाले हैं जेनॉन के पास। तो जनाब टोटल होने वाले हैं यहाँ पर 14 लोन पेयर, बट आपको चाहिए थे 2 लोन पेयर, तो निश्चित तौर पे ये हमारे आंसर में नहीं होने वाला, राइट। एंड अब हम बात करेंगे NH3 की। उसके पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं रेड। NH3, ये तो जनाब आपने कई बार इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया ही है। NH3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ पर H हो जाएगा एंड यहाँ पर लोन पेयर। तो NH3 में जनाब सिर्फ और सिर्फ 1 लोन पेयर होता है, तो इसके लिए हमारे ये भी आंसर में काउंट नहीं होने वाला, क्योंकि हमको चाहिए 2 लोन पेयर। एंड NO की अगर हम बात करेंगे, NO का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा होगा? NO का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। इसके पास यानी कि जनाब ऑक्सीजन के पास होने वाले हैं 2 लोन पेयर एंड 1 लोन पेयर होने वाला है नाइट्रोजन के पास। तो जनाब यहाँ पर हो जाएंगे 3 लोन पेयर, तो यह भी हमारे आंसर में नहीं होने वाला। तो जनाब CO2 की अगर हम बात करेंगे
CO2 के लिए आपको ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर आना चाहिए। CO2, यस, यहाँ पर जनाब एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर यहाँ पर, दो लोन पेयर हो जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, दो लोन पेयर इस वाली ऑक्सीजन के पास, दो लोन पेयर इस वाली ऑक्सीजन के पास। तो निश्चित तौर पे जनाब CO2 में हो जाएंगे 4 लोन पेयर्स, राइट। एंड अगर हम F2 की बात करें तो F2 में जनाब हो जाएंगे 6 लोन पेयर। कैसे हो जाएंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए ताकि हम आपको ये ड्रॉ करके समझा सकें। एंड यस, अब हम F2 का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ही देते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है जनाब, ये हो गया F2 का स्ट्रक्चर। फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी है, तो निश्चित तौर पर जनाब 3 लोन पेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से 3 लोन पेयर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो जनाब F2 में होने वाले हैं 6 लोन पेयर, राइट, 6 लोन पेयर्स होने वाले हैं F2 में। तो जनाब ये भी हमारे आंसर में नहीं होने वाला। तो जनाब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही थे जो हमको सबसे पहले मिल चुके थे, H2O, N2CO, इन तीनों में ही होने वाले हैं 2 लोन पेयर, राइट। तो निश्चित तौर पे हम अपना कलर चेंज करेंगे एंड सही तरीके से आंसर को लिखेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख देते तो निश्चित तौर पे हमको 4 नंबर मिल जाते, राइट। तो यस, ये क्वेश्चन भी हमने सही से किया। एंड बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर की भी जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनाब यहाँ पर आपसे सेंट्रल एटम नहीं बल्कि पूरे मॉलिक्यूल्स पर लोन पेयर पूछे गए थे। चलिए जनाब, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। आपको निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करना चाहिए, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन पर मास्टरी हासिल कर पाएंगे। तो चलिए जनाब बढ़ते हैं आगे, यानी कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो उसके लिए हमको यहाँ पर रफ करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 ABCD, यहाँ पर आपको स्पीसीज दी हुई हैं एंड यहाँ पर आपको बताने हैं ज्योमेट्री शेप। H3O पॉजिटिव एसिटाइलिड एनायन NH4 प्लस ClO2 माइनस। बेसिकली आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन की तरफ जब भी आप जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आसान है, यानी कि कौन सा आपको आता है। जो आपको पहले आता है उसी को आपको पहले करना है एंड निश्चित तौर पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल हम H3O पॉजिटिव को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। H3O पॉजिटिव ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, बट पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो जनाब 5 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर लिए, 3 हाइड्रोजन, यानी कि 1 2 3, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बिजी हो जाएंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, जनाब बहुत ध्यान से देखिए, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर की वजह से हो जाने वाला है पिरामिडल शेप, राइट। जनाब ए का हो जाएगा 3rd। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में जनाब होता है पिरामिडल शेप, ए का हो जाएगा 3rd। एसिटाइलिड एनायन, यदि आपको नहीं आता तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एसिटाइलिड एनायन का बेसिकली मतलब होता है C2 नेगेटिव, C2 नेगेटिव, इसी को हम बोलते हैं एसिटाइलिड एनायन। यदि आपको ये नहीं भी आता था ना तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आगे देखिए। तो जनाब अभी के लिए आप C2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। C2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर जनाब ऐसा होने वाला है, राइट। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली जनाब लीनियर शेप का है। अगर आपकी आंखें सही हैं तो यहाँ पर धोखा नहीं खाएंगी, ये बेसिकली लीनियर शेप का ही है। तो जनाब बी का हो जाएगा 2nd, राइट। यहाँ पर कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको एसिटाइलिड एनायन के बारे में पता था तो निश्चित तौर पे ये जनाब आपको लीनियर दिख रहा होगा। अब हम बात करेंगे NH4 पॉजिटिव की। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस है तो निश्चित तौर पे जनाब बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे, तो जनाब हो जाएगा 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, राइट। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर यानी कि ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, राइट। सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट टेट्राहेड्रल, यहाँ पर भी हम लिख ही देते हैं 4 सिग्मा 0 लोन पेयर टेट्राहेड्रल एंड ClO2 नेगेटिव। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 नेगेटिव है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को हम ड्रॉ कर ही लेते हैं एंड 2 ऑक्सीजन, तो यस 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएंगी, 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, यस ये हो जाएगा बेंड शेप का। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर या फिर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में जनाब बेंड शेप होता है। तो यस हमने चारों मार्क कर लिए। अब हम ध्यान से देखेंगे, ए का हो जाएगा 3rd, ए का 3rd, ओके। तो चारों ऑप्शन में ही ए का 3rd है, तो बेसिकली हमको इसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। फिलहाल हमने कर लिया, कोई बात नहीं। अब चलिए मान लेते हैं कि हमको ये वाला नहीं आता था। बेसिकली यहाँ पर कई लोगों को ये वाला नहीं आता होगा, एसिटाइलिड एनायन वाला, कोई बात नहीं, फिर भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। NH4 प्लस, ये तो बहुत ही आसान है, टेट्राहेड्रल होगा, यानी कि सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट जनाब 1 ऑप्शन हो सकता है 3
ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 नहीं होने वाला। एंड अगर हम बात करेंगे डी की, डी का हो जाएगा फोर्थ, डी का फोर्थ, यस ऑप्शन नंबर 3 ही सही होने वाला है, राइट। तो निश्चित तौर पे अगर आपको सी एंड डी भी आता था तो निश्चित तौर पे आप करेक्ट आंसर को मार्क कर सकते थे। फिलहाल आपको एसिटाइलिड एनायन के बारे में भी पता होना चाहिए। बी का होगा सेकेंड, बी का सेकेंड, ए का थर्ड, यस हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। जनाब क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये क्वेश्चन जनाब पूछा गया था 11 अप्रैल शिफ्ट 2 को, राइट। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली दो चीज़ें होनी चाहिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ नेट डाइपोल मोमेंट, राइट। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के फॉर्मेशन के लिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होनी चाहिए, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड अ नेट डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए, नेट डाइपोल मोमेंट। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो निश्चित तौर पे जनाब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, नेट डाइपोल मोमेंट, राइट। अभी हम यहाँ पर इन चारों ऑप्शन को देखेंगे, निश्चित तौर पे हम पाएंगे कि एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये दोनों कंडीशन मैच हो रही होंगी, राइट। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो CO2 की वजह से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, एंड जैसे ही आप सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे SO2 NH3, यस ये वाला सही हो जाएगा। कैसे होगा, बहुत ही ध्यान से समझिए। SO2 के पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्यों है, क्योंकि जनाब सल्फर एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। सल्फर एंड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से SO2 में जनाब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ओके। एंड जनाब SO2 में नेट डाइपोल मोमेंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि जनाब इसका बेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। बेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका नेट डाइपोल मोमेंट होने ही वाला है, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर ही लीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। सल्फर के पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सॉरी एक लोन पेयर हो जाएगा, सल्फर के पास एक लोन पेयर हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप बेंट शेप देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर बेंट शेप देखेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरीके से होने वाला है बॉन्ड मोमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस तरीके से होने वाला है, राइट। नेट डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि जनाब यहाँ पर बेंट शेप होता है। तो जनाब SO2 में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हैं एंड नेट डाइपोल मोमेंट भी है, यस। एंड अब हम बात करेंगे NH3 की। NH3 के पास भी जनाब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे क्योंकि जनाब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से NH3 में जनाब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं एंड इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा। कैसे होगा, इसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पर जनाब NH3 इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं एंड यहाँ पर होता है जनाब एक लोन पेयर, तो यस यहाँ पर भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा, यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट कैंसिल नहीं होने वाले। तो जनाब NH3 में भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे एंड कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा, राइट। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2, राइट। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा, आप आगे देख सकते हैं। जनाब हमने क्वेश्चन नंबर 13 को भी क्रैक किया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यस अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज। तो जनाब 4 स्पीसीज हमारे पास दी हुई हैं एंड यहाँ पर हमको बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर हैं एंड वो कितने हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, राइट। चारों को देखिए बहुत ही ध्यान से। ClO3 निगेटिव, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8वां माइनस की वजह से हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन चलिए हम ड्रॉ कर ही लेते हैं फटाफट से। 8 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन बनाता है, तो निश्चित तौर पे 3 ऑक्सीजन के साथ 6 बॉन्ड बना रहे होंगे एंड यहाँ पर आपको एक लोन पेयर मिल जाएगा। तो ClO3 में जनाब हो जाएगा 1 लोन पेयर, राइट। XeF4 जिनॉन के पास होंगे जनाब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन जिनॉन में होंगे, 4 फ्लोरीन के साथ होंगे, राइट। एंड बाकी के 4 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, आप ड्रॉ करके देख सकते हैं 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। एंड SF4 सल्फर में जनाब होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी होंगे, बाकी के 2 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनाब यहाँ पर भी 1 ही लोन पेयर होने वाला है। एंड जैसे ही आप बात करेंगे यहाँ पर जनाब I3 निगेटिव है, राइट। I3 निगेटिव, आयोडीन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन बट निगेटिव की वजह से हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हो जाएगा 8वां इलेक्ट्रॉन। एंड आयोडीन 2 और हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर 1 2 3 लोन पेयर होने वाले हैं I3 निगेटिव में। यहाँ पर होने वाले हैं 3 लोन पेयर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ClO3 निगेटिव में होगा 1, XeF4 में होने वाले हैं 2 लोन पेयर
SF4 में होने वाले हैं 1 लोन पेयर, I3 निगेटिव में होने वाले हैं 3 लोन पेयर। तो यहाँ पर हमको 3 ही लिखना था, राइट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आसान इसलिए है क्योंकि जनाब इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, राइट। हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट पर पूछा ही जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आपका ये कॉन्सेप्ट मजबूत होना ही चाहिए, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्रैक किया बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 15 की अब हम बात करेंगे। चलिए जनाब, बॉन्ड ऑर्डर का फाइनली क्वेश्चन आ ही गया। बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलिड आयन। तो बेसिकली आपको एसिटाइलिड आयन आना चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में कहा था, एसिटाइलिड आयन आपको नहीं आता है तब भी आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, बट यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एसिटाइलिड आयन नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे, बट आपको तो आता है। एंड वो क्या है, C2 निगेटिव एंड क्या लिखा हुआ है, आयन आर सेम एज दैट ऑफ, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो एसिटाइलिड आयन की है वही यहाँ पर किसकी है वो हमको बताना है। तो उसके लिए हमको इसका बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। इसका जनाब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 निगेटिव, 6 कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 कार्बन 6 6 12, यानी कि जनाब 2 कार्बन के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 निगेटिव की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जाइए, बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, 28-30 मिनट का है, जाइए उसको देखिए। चुटकियों में आप बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, राइट। उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 बता दिया आपको, राइट, ओके। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसा कि अभी अभी हमने काउंट किया कि एक कार्बन में होते हैं 6, 2 कार्बन में हो जाएंगे 12, बट यहाँ पर आपको 2 निगेटिव भी दिख रहा है, 2 निगेटिव यानी कि +2 भी हम करेंगे, जनाब होने वाले हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही हमने आपको बताया था कि 3 बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है C2 निगेटिव का। 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डायामैग्नेटिक होने वाला है 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेप्ट 10 एंड 16 तो जनाब होने वाला है डायामैग्नेटिक, राइट। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ में 10 एंड 16 है तो निश्चित तौर पे पैरामैग्नेटिक ही होने वाला है। फिलहाल वो कॉन्सेप्ट अलग हो चुका है, अभी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ बात करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डायामैग्नेटिक। और अब हम 1 बाई 1 चारों ऑप्शन को चेक करेंगे एंड देखेंगे किसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है एंड डायामैग्नेटिक है, उसी को हम टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 O2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास जनाब है 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि 8 8 16 एंड यहाँ पर प्लस की वजह से हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स के मतलब होता है जनाब 2.5 होने वाला है बॉन्ड ऑर्डर, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 8 16, क्योंकि जनाब यहाँ पर आपको O2 नजर आ रहा है, राइट। 16 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, बट यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन के केस में जनाब होता है बॉन्ड ऑर्डर 2.5, राइट। और अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, N2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 7 और 7 14, 14 - 1 13, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी जनाब बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। यदि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है, आई रिपीट, यदि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट बनने वाले हैं, राइट। कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिलहाल हम इसी क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। N2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 14 एंड प्लस की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन हम माइनस कर देंगे तो जनाब हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है, ओके। NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर प्लस है तो निश्चित तौर पे 1 हम माइनस करेंगे एंड यहाँ पर हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। आपकी घंटी बजनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर 3, यही तो आपको चाहिए था। 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 3 एंड डायामैग्नेटिक भी हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, राइट। एंड निश्चित तौर पे यही वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, क्योंकि जनाब डायामैग्नेटिक ये भी है, डायामैग्नेटिक ये भी है, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यस NO पॉजिटिव ही हमारा आंसर होने वाला है। बट हम ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर ही लेते हैं। O2 2 निगेटिव, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बट O2 है तो निश्चित तौर पे 8 और 8 16, यहाँ पर है माइनस तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे। अगर माइनस होता है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस करते हैं, अगर पॉजिटिव होता है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं। यहाँ पर है माइनस तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे। 8 और 8 16 प्लस 1 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5।
तो यस, ये भी हमारे आंसर में नहीं होने वाला। तो हमें अपना करेक्ट आंसर ऑलरेडी मिल चुका था, बट फिलहाल हम प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, तो हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे, राइट। तो जनाब अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। बेसिकली ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए जनाब स्टेटमेंट 1 को हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, SbCl5 इज मोर कोवैलेंट देन SbCl3। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है एंड यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में से टिक करना है। SbCl5 इज मोर कोवैलेंट देन SbCl3। तो बेसिकली आपको ये एक बात पता होनी चाहिए कि कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर। एंड जनाब पोलराइजेशन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला साइज ऑफ कैटायन एंड दूसरा चार्ज ऑन द कैटायन। पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कैटायन। चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, साइज ऑफ कैटायन एंड दूसरा चार्ज ऑन द कैटायन। पोलराइजेशन इन 2 चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, राइट। एंड पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड, राइट। ये बात आपको पता चल चुकी है। अब हम आगे समझते हैं। जनाब बहुत ही ध्यान से सुनिए, अगर कैटायन का साइज बढ़ेगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए, अगर कैटायन का साइज बढ़ेगा या फिर कैटायन पर चार्ज कम होगा तो निश्चित तौर पे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ने वाला है, राइट। कोवैलेंट कैरेक्टर कब बढ़ेगा, जब कैटायन का साइज बढ़ेगा या फिर कैटायन पर जो चार्ज है वो कम हो, तब जाकर के कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, राइट। एंड जब आप SbCl5 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि SbCl5 पर ज़्यादा चार्ज है। SbCl5 पर ज़्यादा चार्ज है मीन्स ज़्यादा पोलराइजेशन, दैट मीन्स ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इन कंपैरिजन टू SbCl3, राइट। तो सभी कुछ क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। SbCl5 पर ज़्यादा चार्ज है तो फिर ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, तो निश्चित तौर पे SbCl5 का कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू SbCl3। तो निश्चित तौर पे जनाब स्टेटमेंट 1 सही होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए एज इट इज, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जनाब इस कॉन्सेप्ट के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2, द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस ऑल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। एक बार फिर से पढ़िए, द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस ऑल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वंस। तो जनाब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हेलोजेंस कैन फॉर्म वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स। हेलोजन वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही बढ़ती है। हेलोजन कैन फॉर्म वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही बढ़ती है। तो निश्चित तौर पे जनाब स्टेटमेंट 2 भी सही होने वाला है। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो निश्चित तौर पे जनाब आपको ये एक बार और रिपीट करना है। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, राइट। तो हर हालत में आपको इन कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करना है ताकि कोई भी गलती आगे ना हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक वन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एंड आपको देखना है कि किसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है एंड पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक चेंज हो रहा है, राइट। तो निश्चित तौर पे जनाब आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। 1 बाय 1 जब ऑप्शन को देखेंगे तब जाकर आप समझ पाएंगे कहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है एंड पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, राइट। तो चलिए चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर 1, O2 टू O2 पॉजिटिव। जनाब O2 टू O2 पॉजिटिव के लिए हमको ये पता करना होगा कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, उसके बाद O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, राइट। उसके बाद अगर यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा होगा तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी चेक करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हमें जल्दी से इस क्वेश्चन को क्रैक करना है बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो चलिए जनाब O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? O2 मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। O2 है तो 8 8 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पे जाकर के हमारे बॉन्ड ऑर्डर वाली वीडियो को देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। अभी के लिए हम उस पूरी फॉर्मेट को यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि जनाब टाइम का थोड़ा सा इशू है। अगर हम इस क्वेश्चन में ही बॉन्ड ऑर्डर की पूरी टेबल को समझाने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पर 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, जो हम नहीं लगाना चाहते। आपको जाकर के उस वीडियो को देखना पड़ेगा जो केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, राइट। तो सारे डाउट आपके वहाँ से क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 2 एंड O2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो 8 8 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंड यहाँ पर प्लस की वजह से हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं O2 पॉजिटिव में। O2 पॉजिटिव में 15 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, तो उसकी वजह से
जनाब बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 2.5। ये जनाब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा O2 का एंड ये होने वाला है O2 पॉजिटिव का। तो बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर रहा है, जो हमसे यहाँ पर कहा गया था, यस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी चेक करेंगे, लेकिन जब आप इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि पैरा टू पैरा ही है, बट हमें चाहिए पैरा टू डायामैग्नेटिक, राइट। तो ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनाब ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, राइट। अब हम ऑप्शन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर क्या है? O2 नेगेटिव। O2 यानी कि यहाँ पर है 16 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए थे। 16 इलेक्ट्रॉन्स के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 2, राइट। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? O2 नेगेटिव, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन O2 के एंड 2 नेगेटिव की वजह से हम 2 और ऐड करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब यहाँ पर देखिए, O2 का मतलब है जनाब 16 इलेक्ट्रॉन्स, O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव के केस में जनाब हमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1। तो जनाब यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया बढ़ने के बजाय, तो निश्चित तौर पे ये वाला ऑप्शन भी नहीं होने वाला, राइट। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, NO यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के एंड ऑक्सीजन के 8 + 7 15। तो जनाब 15 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? यहाँ पर हम NO की बात कर रहे हैं, राइट। NO में 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है NO के केस में। अब हम बात करेंगे NO पॉजिटिव की। NO पॉजिटिव के केस में जनाब होने वाले हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स? अगर NO में थे 15 इलेक्ट्रॉन्स तो NO पॉजिटिव में हमें 1 इलेक्ट्रॉन और माइनस करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स बचने वाले हैं, राइट। 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। तो यस, यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा ये आंसर हो सकता है। बट हमसे एक कंडीशन और चेक करनी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे जब आप यहाँ पर देखेंगे, NO में है 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड NO पॉजिटिव में है 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो निश्चित तौर पे जनाब 15 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑड नंबर, तो निश्चित तौर पे ये होने वाला है पैरामैग्नेटिक। एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस होता है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 10 एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम पैरामैग्नेटिक मानते हैं, बाकी सभी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायामैग्नेटिक होते हैं। तो निश्चित तौर पे जनाब ये डायामैग्नेटिक है। पैरा टू डाया जो हमसे यहाँ पर कहा गया है, पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक, एंड बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए। तो यस 2.5 से 3 बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है एंड पैरा टू डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो यस, यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जनाब दोबारा से देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली आपको एज इट इज याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, राइट। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए, ये हमें सही आंसर मिल चुका है, बट फिर भी हम ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर ही लेते हैं कि ये वाला सही क्यों नहीं होगा, राइट। चलिए बात करते हैं N2 की। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। कैसे होंगे? नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 14, राइट। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3। एंड N2 पॉजिटिव, यहाँ पर N2 पॉजिटिव का मतलब है जनाब 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होंगे? N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव है तो एक हम माइनस कर देंगे, तो यस 13 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो 13 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 2.5। तो यस, यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला, राइट। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों ऑप्शंस को रिजेक्ट किया एंड करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया। NO पॉजिटिव के केस में पैरामैग्नेटिक टू डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है एंड बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने वाला है, राइट। तो ये क्वेश्चन को भी हमने क्रैक किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 13 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ClF5 एट रूम टेम्परेचर इज अ कलरलेस लिक्विड। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको याद होनी चाहिए। कलरलेस लिक्विड होने वाला है ClF5। चलिए जनाब यहाँ पर लिख ही देते हैं कलरलेस लिक्विड, COLOUR। आई थिंक हमने स्पेलिंग तो बिल्कुल सही लिखी है। एंड ClF5 के साथ यहाँ पर ज्योमेट्री आप कैसे पता करेंगे? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो जनाब कई बार हम रिपीट कर ही चुके हैं, फिर भी हम कर देते हैं एक बार और। ClF5 क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर लिए, 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे। ये जनाब पाँचों फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी होने वाले हैं। तो अभी आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन। तो जनाब 5 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में क्या होता है? पिरामिडल ज्योमेट्री। 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर के केस में जनाब होता है पिरामिडल ज्योमेट्री।
तो कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है जनाब, देख लीजिए। कलरलेस लिक्विड विद ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, नहीं जनाब, कलरलेस लिक्विड विद पिरामिडल ज्योमेट्री होना चाहिए। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, कलरलेस लिक्विड, यस। गैस नहीं जनाब, गैस वाला गलत हो जाएगा, यस। कलरलेस लिक्विड, यस, विद स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, बिल्कुल सही जनाब, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में जनाब स्क्वायर पिरामिडल होता है। यदि आपको नहीं पता है तो जाइए हमारे शेप एंड ज्योमेट्री वाले वीडियो को देखिए, आपको सभी कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है कि सिग्मा लोन पेयर के केस में कौन सा शेप एंड ज्योमेट्री होता है, राइट। तो आप जाकर के हमारे उस वीडियो को देखिए, वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग की, राइट। तो सभी कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल रहा है, आपको जाकर के सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को देखना है एंड आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जनाब काफी आसान था। ClF5, ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए, ClF5 कलरलेस लिक्विड होता है। तो गैस वाले ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, राइट। बात करते हैं कलरलेस लिक्विड की, तो यहाँ पर तो जनाब लिखा हुआ है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होता है 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर के केस में, राइट। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन व्हिच शोज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, जनाब इसको अंडरलाइन करिए। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसी का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होने वाला है। तो दिए हुए चारों ऑप्शन में से आपको ये पता करना है कि किसमें एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसी का डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट होने वाला है। तो जनाब हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर किसके पास है। हाईएस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर, जनाब बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, एरोमेटिक कैरेक्टर। एंड अगर आपको एरोमेटिक कैरेक्टर हाईएस्ट मिल जाता है किसी के पास तो जनाब यकीन मानिए उसी का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होने वाला है, राइट। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर चारों ऑप्शन को चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि पहला वाला तो जनाब निश्चित तौर पे नहीं होने वाला, क्योंकि जनाब ये तो एरोमेटिक की कोई भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। sp2 भी नहीं है, साइक्लिक तो है बट कंजुगेशन भी नहीं है। तो यस, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होने वाला है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ऑप्शन नंबर 4 ही सही मिलने वाला है, क्योंकि इसी के पास सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर है। इसके बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, वहीं से आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बेहद अच्छी जानकारी मिलने वाली है। फिलहाल हम आपको यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकते। फिलहाल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जिसके पास एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसी का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होने वाला है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 का एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो यस उसी का डाइपोल मोमेंट भी हाईएस्ट होने वाला है। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जनाब क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हैवली ब्रांच्ड पॉलीमर। पॉलीमर तो जनाब हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो यस ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ द सिलेबस यहाँ पर आ चुका है, इसको करने की कोई भी जरूरत है नहीं, राइट। अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पॉलीमर को हमने आउट ऑफ द सिलेबस मान लिया है। एंड यस ये सारे सभी कुछ आउट ऑफ द सिलेबस है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हमें करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, इसको आप कट कर सकते हैं। बट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। ये भी जनाब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, तो बेसिकली 2 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट टाइप पूछे गए हैं, राइट। स्टेटमेंट 1, SO2 एंड H2O बोथ पजेस वी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो जनाब ये देखते ही आपको पता होना चाहिए कि यस ये स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। SO2 एंड H2O, जनाब कई बार आप इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर चुके हैं, चलिए जनाब एक बार और कर लेते हैं। SO2 का तो जनाब ये स्ट्रक्चर होने वाला है, आपने 50 बार ड्रॉ कर ही लिया होगा, ये हो जाएंगे इसके लोन पेयर। एंड अगर हम बात करें H2O की, तो H2O का स्ट्रक्चर जनाब ये होने वाला है, इसके पास होने वाले हैं 2 लोन पेयर, राइट। कैसे होंगे ये आपको पता करना है, तो आप ध्यान से सुनिए। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में बिजी हैं, राइट। एंड 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। एंड ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, यहाँ पर 2 बॉन्डिंग में बिजी हैं, तो यस 4 बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। एंड ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपको वी शेप्ड के नजर आ रहे हैं, राइट। तो यस स्टेटमेंट 1 हमारा सही होने वाला है। अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट 2 की। द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2O। बहुत ही ध्यान से देखिए, बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2O। ये वाला एंगल, इसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो जनाब अगर आपको एंगल याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। SO2 के बीच में जो ये एंगल होता है ये होता है जनाब 118 डिग्री का। एंड H2O के बीच में जो ये एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री का, राइट। एंड ये एंगल का डिफरेंस क्यों होता है इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जनाब है 1 लोन पेयर, यहाँ पर है 2 लोन पेयर।
ये दोनों लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड को पुश करेंगे, राइट, एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये जो डिफरेंस है यहाँ पर, जो एंगल के बीच का डिस्टेंस है, ये कम होने वाला है। इन दोनों बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस है वो निश्चित तौर पे कम होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर दो लोन पेयर हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो यस ये थोड़ा सा दब जाएंगे। बट यहाँ पर सिर्फ एक लोन पेयर है, तो ये इतना ज़्यादा करीब नहीं आने वाले। तो यस जनाब SO2 का एंगल ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SO2 इज लेस देन, तो नहीं जनाब, ये हो जाएगा गलत। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो जनाब SO2 का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू H2O, तो निश्चित तौर पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड तो यस जनाब ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। एंड अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ये चैप्टर को भी कंप्लीट किया, अभी भी एक क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, NF3 मॉलिक्यूल हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर जनाब 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमको, एंड यहाँ से बताना है कि कौन सा सही होने वाला है। तो बेसिकली हमको चारों स्टेटमेंट को देखना होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए जनाब स्टेटमेंट ए से शुरुआत करते हैं। NF3 मॉलिक्यूल हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर कितने हैं। तो जनाब नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल में, तो जनाब हमने बना लिए। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो जनाब 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर होने वाला है NF3 में। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में जनाब कौन सा स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलिए फिलहाल के लिए हम TBP ही लिख देते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो जनाब इसको तुरंत ही काट दीजिए, बिल्कुल नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं जनाब, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होने वाला है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में, राइट। चलिए जनाब स्टेटमेंट बी को हम देखते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2, राइट। तो बॉन्ड लेंथ पता करने के लिए सबसे पहले हम पता कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि जनाब बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे बॉन्ड लेंथ कम होने वाली है। तो हम N2 एंड O2 का बॉन्ड ऑर्डर पता करते हैं। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 3 बॉन्ड ऑर्डर, राइट, 3 बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है N2 का। एंड O2 के केस में जनाब होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 8 16, 16 इलेक्ट्रॉन के केस में जनाब क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, नाइट्रोजन का N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3। एंड हमने क्या पढ़ा है? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, राइट। बहुत ही ध्यान से सुनना है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू O2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे N2 की बॉन्ड लेंथ कम होने वाली है, राइट। N2 की बॉन्ड लेंथ कम होने वाली है, तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। तो यस ऑप्शन नंबर बी, सॉरी स्टेटमेंट बी हमारा सही होने वाला है। अब हम स्टेटमेंट सी की तरफ बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। जनाब क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स जिनके इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में हो। अगर इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में है तो यस बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही होने वाला है। तो जनाब ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा आप समझिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है? मान लीजिए जनाब सोडियम Na+, Mg2+, Al3+, ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। एंड अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखिए, नियॉन F नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, राइट। ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित तौर पे जनाब बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही होने वाला है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है। यस, तो स्टेटमेंट सी भी हमारा सही होने वाला है। एंड लास्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डी, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जनाब ये हो जाएगा गलत। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जनाब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो ये लिखा हुआ है वो हो जाएगा गलत। सही क्या होगा? H2S की कम होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू H2O, राइट। जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर। नहीं जनाब, H2S की कम होती है डाइपोल मोमेंट इन कंपैरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल। तो यस ऑप्शन नंबर डी, सॉरी स्टेटमेंट डी हो जाएगा गलत। एंड हमसे क्या पूछा गया था? करेक्ट आंसर। तो बी एंड सी कहाँ पर है? बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट वन।
आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी है। यहाँ पर तो फिलहाल के लिए करेक्ट लिखा हुआ था, आपसे इनकरेक्ट भी पूछा जा सकता था एंड पूछा भी जाता है, एंड वहाँ पर काफ़ी बच्चे गलत भी करते हैं, बट आपको नहीं करना है। अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर ही रखना है पेपर अटेम्प्ट करते वक्त, राइट। तो आई थिंक हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। यस, ये रही जनाब हमारी आंसर की। आप अपने क्वेश्चन को करिए, आंसर की से मैच करिए। अगर कोई डाउट है तो यस, हमारे वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। एंड इस वीडियो को भी हमने कंप्लीट किया तो जनाब हमने केमिकल बॉन्डिंग के अप्रैल अटेम्प्ट के भी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, एंड इस तरीके से हमने काफ़ी और चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस को किया हुआ है। सभी PYQs को हम कंप्लीट करा रहे हैं 2022, 2023, 2024 सभी PYQs हम कराने वाले हैं। अगर कुछ नहीं हुआ है तो आगे आने वाले वक्त में वो भी कंप्लीट किया जाएगा। एट द एंड आपको सभी कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमारे चैनल पे मिलने वाला है, तो जनाब जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट, ताकि आपसे ऐसा कुछ भी आगे कंटेंट मिस ना हो। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, हमारे साथ बैठकर 22 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, इसके लिए जनाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।